आओ बच्चे, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के विधि से हल करना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़े हैं, इनवर्स मैट्रिक्स पढ़े हैं, तुम लोग देख चुका है। एडजॉइंट मैट्रिक्स थोड़ा लंबा था, इनवर्स थोड़ा उससे भी लंबा था, और आज जो काम करेंगे जो थोड़ा उससे भी लंबा होगा, लेकिन बहुत आसान होगा। यानी आज हम बताने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन, यानी एक घातीय समीकरण, वेरिएबल पर पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के विधि से हल करना। सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के विधि से लीनियर इक्वेशन को कैसे हल करते हैं, आज तुम लोग को हम वही बताने जा रहे हैं। क्लियर है? बढ़िया से ध्यान से देखना, बहुत आसान है। जो है सो थ्योरी है, थ्योरी समझ जाओगे तो एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? तो आओ हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स के विधि से लीनियर इक्वेशन को हल करना। लीनियर इक्वेशन समझ रहे हो? वेरिएबल पर पावर कितना हो, घात कितना हो, 1 हो, तो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। हम लोग 2 वेरिएबल का ही पढ़ेंगे और 3 वेरिएबल का। 3 वेरिएबल मतलब हो गया एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन दिया रहेगा, और 2 वेरिएबल का मतलब हो गया कि एक्स वाई में 2 इक्वेशन दिया रहेगा, वहां एक्स वाई का मान कहेगा निकालने के लिए, और 3 वेरिएबल में एक्स वाई और जेड का मान कहेगा निकालने के लिए। हम दोनों को बारी बारी से बताएंगे। तो आओ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के विधि से कैसे हल किया जाता है आज वही बताने जा रहा हूं। क्लियर है? ध्यान से देखना, मैं हेडिंग में दे रहा हूं भाई, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, solving the system of linear equations by method of matrix, by method of matrix। तो मैंने क्या लिखा है, solving the system of linear equations, यानी लीनियर इक्वेशन को हल करने का तरीका by method of matrix, यानी मैट्रिक्स के मेथड से लीनियर इक्वेशन को हल करने का तरीका तुमको हम बताने जा रहे हैं। तो आओ सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 वेरिएबल बता दूंगा। दोनों सेम ही है, एक समझ जाओगे दूसरा अपने आप समझ जाओगे। वही मैं लिखने जा रहा हूं। सबसे पहला लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, यानी 3 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होगा उसको हल करना। तो आओ, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहेगा तो लीनियर इक्वेशन हम लोग को दिया रहेगा। जैसे यहां हम ले रहे हैं पहला a1x प्लस b1y अब प्लस c1z इज इक्वल टू d1, दूसरा a2x प्लस b2y अब प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और तीसरा a3x प्लस b3y अब प्लस c3z इज इक्वल टू d3। क्लियर है? एक्स वाई जेड में देखो ना पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। यह लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन है, एक्स वाई और जेड। तो हम लोग को ऐसे ही 3 इक्वेशन कोई दे देगा, क्योंकि 3 वेरिएबल का मान निकालना होगा तो इक्वेशन भी हमको 3 चाहिए, तो 3 इक्वेशन दिया रहेगा जैसे हमने भी दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और कहेगा कि एक्स वाई जेड का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाय यूजिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का यूज करते हो, चाहे मैट्रिक्स के मेथड से, मैट्रिक्स के मेथड से इस समीकरण को हल करने के लिए हमको कहा जाएगा। क्लियर है? तो आओ कैसे करते हैं मैट्रिक्स के विधि, ध्यान से देखो। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म करने का मेरा मतलब है एक्स वाई जेड सब एक तरफ होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म एक तरफ होना चाहिए। जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिए ही हैं, अगर नहीं दिया रहेगा तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे। जैसे मान लो अगर दे देगा कोई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5z, 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 5z, ऐसे कोई दे देगा तो इसको ठीक कर लेंगे ऐसे, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 7, ये ठीक हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब एक्स वाई जेड वाला एक तरफ रहे
और कांस्टेंट टर्म क्या रहे, एक तरफ रहे। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसलिए जब भी अगर लीनियर इक्वेशन अगर 3 वेरिएबल में कोई दे दे तो 3 का इक्वेशन दिया रहेगा, और तीनों इक्वेशन सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। हमारा थ्योरी यूज करने जा रहे हो तो इक्वेशन भी हमारे टाइप का होना चाहिए, यानी एक्स वाई जेड वाला बायां तरफ और कांस्टेंट दायां तरफ, जैसे हमने लिखा है। क्लियर है? तो आओ स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन कर लेंगे सबसे पहले। अगर दिया रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। अब आओ क्या करेंगे, यहां पर हम लोग 3 ठो पहले मैट्रिक्स मानेंगे ऐसे। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, देखो क्या है सो, कैपिटल ए मैट्रिक्स मानेंगे वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट का, यानी एक्स वाई और जेड के गुणांक का, वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट का यानी एक्स वाई जेड के गुणांक का। तो क्या क्या हो जाएगा बोलना, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 और c3। पहला मैट्रिक्स हम लोग मान लिए, कैपिटल ए इसका नाम दिए हैं, जो क्या है वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का, गुणांक का। गुणांक कहते जो सटा हुआ रहे, यक्स में जो सटा रहे, वाई में जेड में सटा रहे, उसी को कोफिशिएंट या गुणांक कहते। तो गुणांक से वो मैट्रिक्स तैयार करेंगे। उसके बाद दूसरा एक मैट्रिक्स मानेंगे कैपिटल एक्स, जो वेरिएबल्स का होगा, जिसका मान मुझे निकालना है, एक्स वाई जेड, इस प्रकार से लिखेंगे जैसे हमने लिखा है। क्लियर है? और तीसरा मैट्रिक्स हम लोग ले लेंगे कैपिटल डी, उसका नाम दे देंगे, जो होगा कांस्टेंट टर्म का, यानी अचर पद का, जो राइट साइड लिखा हुआ है, यानी हो गया D1 D2 D3। क्लियर है? पहले 3 मैट्रिक्स मान लेंगे। ए हो गया वेरिएबल्स के गुणांक का, कोफिशिएंट का, एक्स वाई जेड का में जो सटा है उसका। ये कैपिटल एक्स तो क्लियर ही है, एक्स वाई जेड का। और कैपिटल डी मैट्रिक्स हो गया कांस्टेंट टर्मों का, अचर पद का, D1 D2 D3। और इतना करने के बाद एक फॉर्मूला लगाएंगे जो मैं लिख रहा हूं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स डी, यही सूत्र लगाएंगे। इसी से हम लोगों का एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स डी। अब तुम लोग जब भी हम ये लिखे होंगे तो तुम लोग का मन ही मन हो गया होगा कि ओ, यानी मैट्रिक्स के विधि से इक्वेशन हल करने में इनवर्स मैट्रिक्स का यूज होता है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। यानी जब भी मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन हल करोगे तो पहले इनवर्स मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां आ गया ए इनवर्स इंटू डी। अब क्या होगा, इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, और इनवर्स जब निकल जाएगा उसको डी मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे, यानी गुना का भी यूज है। इनवर्स का यूज है ये है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग पढ़े थे 2-3 क्लास पीछे, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट था वो चीज। तो यहां पर वही बात है, पहले ए का इनवर्स निकालेंगे और फिर डी मैट्रिक्स से उसको गुना करेंगे, तब जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको एक्स मैट्रिक्स के साथ बराबरी करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो अपने आप एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा। काम तो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसान है। अब एक एग्जाम्पल से अपनी बात को तुमको क्लियर कर रहे थे तो समझ जाओगे। क्लियर है? 3 गो मैट्रिक्स माना तुम सीख गए, कोई दिक्कत नहीं। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना, x इज इक्वल टू ए इनवर्स डी, इसी सूत्र के माध्यम से हम लोगों का एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल से हम क्लियर कर देंगे तो तुमको और समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यहां से तो क्लियर हो गया कि इनवर्स की भी जरूरत है और मल्टीप्लीकेशन की भी जरूरत है, गुना, मैट्रिक्स को गुना भी करना पड़ेगा, ए इनवर्स को डी के साथ गुना ना करना पड़ेगा। इसलिए गुना का भी अगर कंफ्यूजन है तो गुना वाला वीडियो बढ़िया से देख लेना, और इनवर्स को कंफ्यूजन है तो इनवर्स वाला वीडियो बढ़िया से देख लेना, तो खट से काम करने में सुविधा हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल दूंगा तो पूरा चीज तुमको क्लियर हो जाएगा, जितना हम करना चाह रहे हैं। क्लियर है? इसको हम मिटा रहे हैं, एक बढ़िया से एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूं, तो ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, -3y इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और एक दिया हुआ है x प्लस 3z इज इक्वल टू 11, x प्लस 3z इज इक्वल टू 11। और एक दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस z
x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। क्लियर है? x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो यहां तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, x प्लस 3z इज इक्वल टू 11 और x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। कह रहा है कि मैट्रिक्स के विधि से इसको हल कीजिए। क्लियर है? आइए तो करते हैं। सबसे पहले यहां हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो पहला इक्वेशन में x y है और z का टर्म में नहीं, हम जान से ऐसा इक्वेशन चुने हैं जिसमें सब बात हम बोल सके। अब इसमें z का टर्म नहीं, इसका मतलब उसका z का गुणांक इसमें 0 हो गया। जैसे मान लो 2x माइनस 3y प्लस 0 इंटू जेड बराबर, ऐसा ही ना बनेगा इक्वेशन। अगर कोई टर्म नहीं रहे, ऐसा नहीं कि x y z सब रहना ही चाहिए सब में, जिसमें अगर नहीं है मतलब है कि उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है, इसलिए वो टर्म नहीं है। क्लियर है? अब यही देख रहा होगा सेकेंड वाला में x y का नहीं है, इसमें y का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया, यानी ऐसे सेकेंड वाला क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 11। पहले x का टर्म लिखते हैं, उसके बाद y का, उसके बाद z का कांस्टेंट टर्म राइट साइड में। यहां तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। पहले x का, उसके बाद y का, तब z का कांस्टेंट टर्म राइट साइड में। तो यहां वही बात है। तो इसलिए कोई टर्म नहीं रहा अगर एक आठ हो तो घबराना नहीं, इसमें तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। अब आओ, इसलिए हम ऐसा एग्जाम्पल चुने हैं। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, एक्स वाई वाला एक तरफ और कांस्टेंट वाला एक तरफ है। तो आइए हम लोग हल करते हैं सॉल्यूशन मैट्रिक्स के विधि से। सबसे पहले तीन को मैट्रिक्स बोले थे, तो ए मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा लेट ए इज इक्वल टू वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का। तो पहला इक्वेशन आओ, तो 2 एक्स का गुणांक 2 है, y का -3 और z वाला टर्म है ही नहीं, तो z का क्या हो जाएगा, 0। जो नहीं रहे मतलब उसका कोफिशिएंट 0। फिर दूसरा आओ, x का कोफिशिएंट 1 है और y वाला टर्म नहीं है, इसलिए y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। और z का 3 है, इसलिए 3 हमने ले लिया। और तीसरा में x का कोफिशिएंट 1 हो गया, y का 2 हो गया और z का 1 हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से a हम लोग को प्राप्त हो गया। अब समझ में आ गया ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ए मतलब होता है वेरिएबल के गुणांक से, जो टर्म नहीं रहे मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। अब आगे बढ़िए, यक्स मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा वही जो तुम जानते हो, वेरिएबल्स का x y और z का। और डी मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा वही कांस्टेंट टर्म का जो दिया हुआ है 1 11 और 7। 1 11 और 7। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब आइए, अब हम लोग ए एक्स डी हम लोग तीन मैट्रिक्स बना लिए। अब सबसे पहला काम हो रहा है कि इस ए मैट्रिक्स का, ध्यान सुनना, सबसे पहला काम है कि इस ए मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स हमारा है इसका इनवर्स हम लोग निकाले। तो इनवर्स निकाले तुम जानते ही हो, पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं और एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट वैल्यू से भाग देते हैं तो इनवर्स निकल जाता है। तो वही काम कर रहा हूं। पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। देखो जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह ले लिए, 2 -3 0 1 0 और 3 और 1 2 और 1। इस डिटर्मिनेंट को हम हल करते हैं। फर्स्ट रो से ही हम हल कर रहे हैं डायरेक्ट। 2 × 2 से बना रो और कौन ढक जाएगा तो यही दिखाई पड़ेगा। तो 0 × 1 तो 0 हो गया, अब -3 × 2 तो 6 हो गया। फिर -2 के बाद -3 तो +3 हो जाएगा, ये +3 × डिटर्मिनेंट का साइन का यूज हुआ इसलिए। अब -3 से बनने वाले रो और कॉलम ढक जाएगा तो 1 3 और 1 1, तो 1 × 1 तो हो गया 1 और 1 × 3 हो गया -3। अब +0 × कुछ होगा तो 0 टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हमारा वैल्यू निकल गया 2 - 6 तो -12 हो गया, -12 और 1 - 3 हो गया -2 × 3 तो हो जाएगा -6। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? और इस प्रकार से हो गया -18 हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल गया। यह 0 नहीं ना है, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाता तो इनवर्स नहीं निकलता, तब मैट्रिक्स के बीच हम लोग इसको हल नहीं कर सकते थे। हम इनवर्स में पढ़े थे कि इनवर्स तभी निकलता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स निकलेगा। 0 हो जाता तो इनवर्स नहीं निकलता, तो हम लोग हल नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ -18 निकला इसलिए हल होगा। अब आओ, अब इसका
एडज्वाइंट निकालेंगे ए मैट्रिक्स का। एडज्वाइंट थोड़ा लंबा काम है, सबका को फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडज्वाइंट निकलेगा। तो वही काम हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। हम लोग को फैक्टर निकाले फ्रॉम फर्स्ट रो, सीधा फ्रॉम फर्स्ट रो, फ्रॉम फर्स्ट रो, फ्रॉम फर्स्ट रो, पहला रो से। फर्स्ट रो हमारा एलिमेंट है 2 - 3 0। तो आओ को फैक्टर ऑफ 2, तो 2 का फैक्टर 2 से रो और कॉलम ढक जाएगा, तो जाएगा 0 3 और 2 और 1। को फैक्टर ऑफ 2 से बना रो और कॉलम ढक गया, तो 0 3 और 2 और 1। क्लियर है। और इस प्रकार से ये हो जाएगा 0 × 1 तो 0 हो गया, और 2 × 3 6, तो -6 हो गया। इसी प्रकार से को फैक्टर ऑफ 2 के बाद -3, तो साइन माइनस हो जाएगा, और इस प्रकार से -3 से बना रो और कॉलम ढक जाएगा, तो 1 3 1 1, 1 3 1 1। और इस प्रकार से 1 × 1 तो 1 हो गया, और 1 × 3 3 हो गया, तो 3 का तो -2 +2 हो गया। फिर को फैक्टर ऑफ -3 के बाद 0, तो प्लस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। अब 0 से बनने वाला रो और कॉलम ढक गया, तो 1 0 और 1 2 हो गया। और इस प्रकार से 1 × 2 हो गया, और 2 में से 0 गया तो सीधे 2 हो गया। फर्स्ट रो का निकल गया को फैक्टर। अब फ्रॉम सेकेंड रो, अब दूसरे रो से काम कर रहा हूं। को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो का पहला एलिमेंट हमारा 1 है, 1, तो यहां माइनस हो जाएगा, और 1 से बनने वाले रो और कॉलम को हम ढक देंगे। 1 से बने रो और कॉलम ढक देंगे, तो -3 0 और 2 1, -3 0 और 2 1। ठीक है। इस प्रकार से हो गया -3, 2 × 0 सीधे -3 +3 हो गया। फिर को फैक्टर ऑफ 1 के बाद फिर 0 है, तो फिर प्लस हो जाएगा, और 0 से बनने वाले रो और कॉलम ढक देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 0 1 1, 2 0 1 1। इस प्रकार से 2 × 1 2 0, तो 2 हो गया। फिर को फैक्टर ऑफ 0 के बाद 3 हो गया, फिर माइनस हो जाएगा, फिर 3 से बनने वाले रो और कॉलम ढक जाएंगे, तो 2 - 3 1 2 हो जाएगा, 2 - 3 और 1 और 2 हो जाएगा। 2 × 2 4 हो गया, -3, तो 4 -3 तो 7 हो जाएगा, और माइनस यानी -7 हो जाएगा। क्लियर है। तो सेकेंड रो का भी को फैक्टर निकल गया। अब यहां काम करना था, ध्यान से देखना। फ्रॉम थर्ड रो, अब तीसरा रो पर हम जा रहे हैं। फ्रॉम थर्ड रो, को फैक्टर ऑफ 1, थर्ड रो हमारा 1 2 1 है, तो 1 को फैक्टर ऑफ 1, तो यहां फिर क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 से रो और कॉलम ढक गया, तो -3 0 और 0 3, -3 0 और 0 और 3। इस प्रकार से -9 सीधे हो जाएगा। फिर को फैक्टर ऑफ 2, तो फिर यहां माइनस हो जाएगा, और 2 से बनने वाले प्लस माइनस 2 से रो और कॉलम ढक जाएगा, तो 2 0 1 3, 2 0 1 3। इस प्रकार से 2 × 3 6 हो गया, 1 × 0 तो 6 -6 हो जाएगा। फिर को फैक्टर ऑफ 1, ये फिर प्लस हो जाएगा, 1 से बना रो और कॉलम ढक जाएगा, तो 2 -3 और 1 और 0, 1 और 0। इस प्रकार से 2 × 0 तो 0 हो गया, अब -3 +3 हो गया। इस प्रकार से को फैक्टर निकल गया। अब लोग एडज्वाइंट निकालने जा रहे हैं। देन एडज्वाइंट ए बराबर, एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू, लोग पढ़े हुए हैं, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स जो मैट्रिक्स बना है। फर्स्ट रो से क्या है, -6 2 2, -6 2 2 फर्स्ट रो है। सेकेंड रो है 3 2 -7, 3 2 -7। और थर्ड रो है -9 -6 और 3। इस प्रकार से एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू हमारा निकल गया। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, तो -6 2 2 हो गया। क्लियर है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3
2 और -7, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम तो -9 -6 और 3। क्लियर है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम -6 2 2 3 2 -7 और -9 -6 3। तो हमारा एडज्वाइंट निकला। काम थोड़ा लंबा है। अब एडज्वाइंट जब निकल गया तो हम लोग इनवर्स अब निकाले, डिटरमिनेंट निकाले ही। इधर हम थोड़ा मिटा देते हैं इस साइड का, ध्यान से सुनना देखना। इधर हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं क्योंकि इनवर्स की जरूरत हमको है। तो ए इनवर्स क्या होता है? एडज्वाइंट ए अब बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। एडज्वाइंट ए में डिटरमिनेंट वैल्यू से भाग देते हैं तो इनवर्स निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का हो गया एडज्वाइंट ए हम लोग निकाले हैं -6 3 -9 2 2 -6 और 2 -7 और 3 2 -7 और 3। यहां तो समझने में किसी को दिक्कत? 2 -7 और 3 2 -7 और 3 ठीक। अब बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए हम लोग निकाले हुए हैं -18। जरा ध्यान से देखो। इस प्रकार से हमारा ए इनवर्स क्या निकल गया? ए इनवर्स निकल गया। अब इसमें सब में भाग दे देंगे, सब में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? या भाग हम बाद में दे सकते हैं या पहले भी दे सकते हैं, जैसा करो। जैसे दे ही देते हैं तो हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा -1/6। क्लियर है? और ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1/3, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3, ये हो जाएगा -6। या हम लोग भाग बाद में भी दे सकते थे। क्लियर है? तो हम काम अब यहां भी दे सकते हैं, यानी तो लास्ट में भाग देते, तभी तत्काल यही इतना ही रन, यानी हो गया हमारा एक्चुअली ये -1/18 लिख देते हैं इसको जो कहते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन बन रहा है तो कैलकुलेशन और थोड़ा लंबा ही होगा, इसीलिए ऐसा हम कर देगा। वैसे भी कर सकते थे। हो जाएगा -6 3 -9 जो कहते हो, 2 2 और -6 जो कहते हो, और 2 -7 और 3। इस प्रकार से ये हमारा -1/18 लिखते हैं, क्योंकि -18 से भाग हुआ तो -1/18 से गुणेगा होगा जी। तो ए इनवर्स हमारा निकल चुका है। अब ए इनवर्स हमको मालूम हो गया तो हम लोग अपना आप सूत्र लगावे इक्वेशन हल करने का, जो तुमको बताया था। तो इधर हम मिटा रहे हैं, अब यहां हम काम कर रहे हैं। अब देखो, अब लगाएंगे बी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, फॉर्मूला क्या दिए थे? ए इनवर्स डी, ये ना दिए थे, x = ए इनवर्स डी। लगा दो। तो x हमारा मैट्रिक्स यहां है ही x y और z, और ए इनवर्स हम लोग निकाले हैं। ये इनवर्स निकालने में इतना लंबा काम हुआ है, क्योंकि इनवर्स की जरूरत थी इसलिए ऐसा काम किया। तो ए इनवर्स हम लोग निकाले हैं -1/18 और -6 3 और -9 2 2 और -6 और 2 -7 और 3 इंटू ए इनवर्स, और डी हमारा है 1 11 और 7। क्लियर है? डी मैट्रिक्स हम लोग को वहां बना हुआ है। अब इस प्रकार से क्या हो गया? -1/18। अब इस दोनों मैट्रिक्स को हम गुना करने जा रहे हैं। अब यहां गुना का यूज आ गया। गुना करने के लिए कॉलम रो नियम बताया था, पहला का कॉलम दूसरे का रो बराबर हो। इसमें 1 2 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन संभव है। आप गुना करते हैं तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो -6 -6 × 1 तो -6 हो गया, फिर 3 × 11 तो 33 हो जाएगा, और -9 × 7 तो -63 हो जाएगा। क्लियर है? 9 7 63 -63 हो गया। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम कर दिए। इसके बाद फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 तो 2 हो गया, 2 + 2 × 11 तो 22 22 हो गया, और -6 × 7 तो -42 हो गया। क्लियर है?
अब आओ फिर थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, -7 इंटू 11 तो -77 हो गया, क्लियर है। और 3 इंटू 7 तो +21 हो गया। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं, तो यहां तक तो हम लोग क्लियर हो गए। अब इसके आगे बढ़ाओ कैलकुलेशन को, तो -1/18 और इस प्रकार से कितना हो गया, ये -63 + 33 और -6 तो कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब आओ 22 + 2 24 और -42 तो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। और इस पर 21 और 2 तो 21 2 23 और -77 तो हो जाएगा -54 हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो चुका होगा, क्लियर है। अब आइए, अब इस प्रकार से तो यहां से हम इधर मिटा दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखना है, इधर मिटा के हम काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या मिल गया, x y z = x y z = अब आओ अब -1/18 से सब में क्या करेंगे, गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 18 3 54 ये 3 हो जाएगा, माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का मिल गया इधर भी। अब इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिक्स से, इक्वेटिंग ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की बराबरी से, सो इसीलिए चाहे हेंस, अतः क्या हो जाएगा, x = 2 हो गया, y = 1 हो गया और z = 3 हो गया। इस प्रकार से हम लोग का x y z का वैल्यू निकल गया। तो काम थोड़ा तो लंबा है, हम आगे ही कह चुके हैं, लंबा काम है लेकिन आसान है, एक प्रोसेस है। काम थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का हम लोग यूज करेंगे, क्लियर है। तो एक बार आओ फाइनली और एक बार मैं बोल देता हूं, जब भी इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। बार बार बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म हम बोलते हैं कि x y z वाला एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, राइट साइड, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो 3 गो मैट्रिक्स मानेंगे, क्लियर है। कैपिटल ए मानेंगे वेरिएबल्स के गुणांक का, कोफिशिएंट का, यानी x y z के गुणांक का, जैसे 2 -3 जो टर्म नहीं रहेगा तो उसका गुणांक 0 है, ध्यान रखना। तो ए मैट्रिक्स हमारा वो हो जाएगा। और यक्स तो क्लियर ही है, x y z हमेशा एक ही यही होगा। और कैपिटल डी मैट्रिक्स मानेंगे कांस्टेंट टर्म का, अचल पद का, जैसे 1 11 और 7 हमारा हो गया। इस प्रकार से 3 गो मैट्रिक्स मानेंगे। उसके बाद यह ए जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। अब वही इनवर्स निकालने में थोड़ा समय लगता है, क्लियर है। यानी ए का इनवर्स निकालेंगे, पूरा डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 आ गया तो यहीं पर कहानी खत्म हो जाएगा कि हम इक्वेशन हल नहीं कर सकते, क्योंकि इनवर्स जब नहीं निकलेगा तो इक्वेशन कैसे हल होगा, क्योंकि इक्वेशन हल करने में इनवर्स की जरूरत पड़ती है ना। इसीलिए डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू जब निकल जाएगा तब फिर ए का सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। जब वो निकल जाएगा तब फिर उसको ट्रांसपोज कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाकर उसको ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट मिलेगा। जब एडजॉइंट मिलेगा तो एडजॉइंट में डिटरमिनेंट वैल्यू से भाग देंगे, तब हमको इनवर्स प्राप्त हो जाता है। और जब इनवर्स हमको मिल जाता है, ए इनवर्स जब निकल जाता है, तो यही जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं, एक बार फिर से मैं क्लियर दे रहा हूं इसको, कि x = a इनवर्स d, इसी सूत्र में हम लोग डाल देते हैं। यक्स हमारा एक्स वाई रहता है, ए इनवर्स जो निकला रहता है वो मैट्रिक्स लिख देते हैं, इनटू डी मैट्रिक्स जो रहता है वो लिख देते हैं। अब इस दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी इनवर्स का यूज है और समझो ना पीछे जितना पढ़े हो सब का लगभग इसमें यूज हो जा रहा है, सबका रिवीजन हो जाए। इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो एडजॉइंट का ही वीडियो देखना, इनवर्स का भी वीडियो देखना और मल्टीप्लीकेशन का भी वीडियो देखना खूब बढ़िया से। ये तीनों का इसमें यूज हो रहा है, समझ में आया। इस प्रकार से x = a इनवर्स d, तो a इनवर्स जो मैट्रिक्स आता है वो और d, ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। और गुना करने के बाद अपने आप x y z बराबर एक सुंदर सा मैट्रिक्स, ऐसे ही तुमको 3 गो रो और एक कॉलम वाला मिल जाएगा। और वहां बराबरी से x = 2, y = 1, z = 3, इस प्रकार से x y z का मान निकल जाता है, क्लियर है। तो यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्लियर हो चुका। तो आज तुमको हम बताए हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के विधि से हल करने का, क्लियर है। अब इसके अगला क्लास से बताऊंगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के इक्वेशन को हम लोग कैसे हल करते हैं। हालांकि वो भी ऐसा ही होता है, लेकिन तो भी एक वीडियो उसका हम बनाकर तुम लोगों को भेजेंगे जो ज्यादा अच्छा तुमको लगेगा, क्योंकि 3 वेरिएबल तो देख लिए, अब 2 वेरिएबल का एक बता देंगे तो तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कि लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के विधि से कैसे हल किया जाता है। तो यहां तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं।
चलो सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार और थैंक यू फॉर योर पेशेंस।